शाहनवाज जी, हमें खुद ही हराना था तो फिर 70 दिन लॉकडाउन करने की क्या जरूरत थी? 70 दिन पहले ही ये कह दिया होता कि मास्क लगा के चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, फिर 70 दिन के लॉकडाउन किस लिए था? तो आप लोगों के दिल को तसल्ली हो गई कि चलो दिल्ली के चुनाव हुए और उसके ठीक पहले मामला हिंदू मुसलमान हो गया। ये सूट भी करता है आपको। एक मिसाल नहीं हो सकती यहां बैठकर टीवी शो पर कि यहां बैठकर एक सहमति बन जाए, वो बसें चल जाएं, मजदूरों को मिल जाए, वो बैठ के घर चले जाएं। आपने नारा दिया अच्छे दिन आएंगे। 2014 से आज तक लोग पूछ रहे हैं कि साहब अच्छे दिन कब आएंगे, और अब जब इस तरीके की खबरें हर रोज आ रही हैं और उससे ये कहते हैं कि तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, कैसे आएंगे सर अच्छे? अब तो डॉक्टरों वैज्ञानिकों की टीम कह रही है कि सरकार ने रणनीति बनाने में गलती की लॉकडाउन में। अब क्या कहिएगा? मैं कह सकता हूं कि उस वक्त सरकार ने जो निर्णय किया वो निर्णय एकदम सही था। इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम इसको खुद ही कोरोना को हरा सकते हैं। शाहनवाज जी, हमें खुद ही हराना था तो फिर 70 दिन लॉकडाउन करने की क्या जरूरत थी? 70 दिन पहले ही ये कह दिया होता कि मास्क लगा के चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर जेब में रखिए। फिर 70 दिन के लॉकडाउन किस लिए था? कि अगर लॉकडाउन सही समय पे न किया गया होता तो वो चेन पूरी कम्युनिटी में चली जाती। 20 का 40 होने में और 1.5 लाख का 3 लाख होने में तो समय का अंतर आएगा ही ना। ये तो सिंपल गणित का सवाल है। क्या ये कह के हम इस बात को हल्का कर सकते हैं कि नहीं अब डबल होने का समय कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है? पहली चीज। और दूसरा सर, अब आप जब दूसरे देशों से तुलना करते हैं तो उन्होंने अनलॉक कब किया? उन्होंने अनलॉक तब किया जब उनके केस कम होने लगे। आपके यहां तो अब केस बढ़ रहे हैं, हर दिन केस बढ़ने की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, तब आप कह रहे हैं कि अनलॉक कर देते हैं। देखिए, ये आपका सवाल जायज है, वाजिब है, मैं इसका जवाब दे दूं। ये आक्रांता को, ये अपने शासक को अपने परदादा दादा बता रहे हैं। धिक्कार है इन लोगों का। किसने हिंदू मुसलमान किया? तो आप लोगों के दिल को तसल्ली हो गई कि चलो दिल्ली के चुनाव हुए और उसके ठीक पहले मामला हिंदू मुसलमान हो गया। ये सूट भी करता है आपको। देखिए रोहित जी, मैं स्पष्टता, 100 साल के अंदर एक देश जिसका अस्तित्व कहां से कहां तक था, मिटता मिटता खत्म होता चला गया है, केवल इसलिए क्योंकि हिंदुओं के अंदर जयचंद बैठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले, इमरान खान ने, शेख हसीना ने, बता रहा हूं ना, किसने टेकन फॉर ग्रांटेड? मैं बता रहा हूं ना, मैं यहाँ का, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। और याद रखिए, बहुत सहेलियां है। अब जुबानी जंग हम करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जंग नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, लड़ाई में विश्वास नहीं रखता आज आप नहीं डॉक्टर पात्रा, आज आपकी बातों से आप बीजेपी के अकबरुद्दीन लग रहे हैं। आपको मालूम है ये बात? जिस तरह के आरोप आप उन पर लगाते हैं कि ये मुसलमानों के लिए कॉल दे रहे हैं, आप भी बैठ के कॉल दे रहे हैं। आज एक तरह से ऐसा लगता है। प्लीज डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। हम भी उत्तर देना जानते हैं। ये किसको कह रहे हैं? असद ओवैसी को कह रहे हैं? बिल्कुल विश्वास। ये तस्लीम रहमानी और तहसीन पूनावाला को कह रहे हैं, या मुझे बता रहे हैं, या किसको बता रहे हैं ये बात आप? डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड किसको बता रहे हैं? या जो शाहीन बाग में बैठे हैं उनको बता रहे हैं? जी, आपको तो मैं कह ही नहीं रहा। दिल्ली के चुनाव तक चलेगा ना संबित पात्रा? ये सुधांशु त्रिवेदी, इतना मुश्किल होता है क्या एक गरीब आदमी को बस में बैठा के उसके घर तक छोड़ देना? कि 5-5 चिट्ठी लिखनी पड़ जाए? आपको पढ़ के सुनाने लगूं सुधांशु जी तो शर्म आ जाए सब लोगों को कि इस देश में सड़क पे मर रहा है आदमी और राजनीतिक पार्टियां लाल फीताशाही में उलझाए पड़ी हैं कि बस कैसे ना चल दे और आदमी कैसे ना बैठ जाए इस बस में कहीं गलती से। आपने बिल्कुल सही बात कही है। लाल फीताशाही में थोड़ी, पार्टी पॉलिटिक्स भी। पार्टी के नाम पे बस चल रही है उस राज्य से जहां पे इसकी सरकार है। सुधांशु जी प्लीज, आवेदन कब दिया गया? सुधांशु जी प्लीज, मैं कह रहा हूं चलिए 3 दिन पहले दिया गया था, क्या 3 दिन लगने चाहिए थे? आपकी सरकार तो बड़ी तेज गति वाली सरकार है उत्तर प्रदेश की, सब चीजें त्वरित करती है चुटकी बजते ही। सर क्या उसमें 3 दिन लगने चाहिए थे? सर एक सेकंड सर, सुधांशु जी प्लीज पहले मेरा सवाल सुन लीजिए सर। सर आपको आपत्ति इस बात से है कि वो बसें राजस्थान से आ रही है, कांग्रेस की सरकार है, अगर वो कह रहे हैं एआईसीसी बिल भरेगी तो आपको दिक्कत क्या है? नहीं, मेरा वाक्य सुनिए। हाँ बोलिए। ये बताइए गाइडलाइंस में क्या लिखा है? इसलिए प्लीज इन बातों में ना जाइए। आप लोगों की जितनी छिछालेदार होगी उन मजदूरों के हौसले उतने ज्यादा टूटेंगे कि ये लोग कितने झूठे हैं, कैसे देश के सामने मक्कारी से सामने बैठ के साफ झूठ बोल के चारों लोग सारे निकल जाते हैं और वो मजदूर वहीं धक्के खाता रह जाता है। सुधांशु जी एक ऐसी मिसाल नहीं दे सकते आज बैठ के? आप तो गृह मंत्रालय चलाते रहे, सलाहकार रहे देश में। एक मिसाल नहीं हो सकती यहां बैठकर टीवी शो पर कि यहां बैठकर एक सहमति बन जाए, वो बसें चल जाएं, मजदूरों को मिल जाए, वो बैठ के घर चले जाएं अपने? कांग्रेस को राजधर्म अपना याद दिला रहे हैं आप, लेकिन सवाल तो सरकार से था। राजधर्म तो सरकार को निभाना था, विपक्ष को थोड़ा ना निभाना था जब दिल्ली हिंसा की आग में जल रही थी। शांति व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं और दोषियों को पूरी तरह सजा मिले इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं।
काम कर रहे हैं तब 41 लोग मर गए। नहीं रोहित जी देखिए, आप काम कर रहे हैं तब 41 लोग मर गए। लोग चिल्ला रहे हैं सड़कों पर जाइए तो पूछते हैं, तो बोलते हैं कि पुलिस को फोन करते रहे, पुलिस आई नहीं। और कहां पर लैप्स रहे हैं इसकी भी जिम्मेदारियां भी तय होंगी। लेकिन आपकी जांच रिपोर्ट से क्या वो 41 लोग वापस आ जाएंगे जिनकी जान गई है? नहीं, लेकिन ये भी देखना होगा कि इसको ये जान के पीछे जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की और जिन्होंने इसको उकसाकर और इस तरह की हिंसक जो है गतिविधियों को बढ़ावा दिया। जेएनयू में नारे लगे, आपने कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा, आज तक कुछ नहीं हो पाया। जामिया में इतनी बड़ी हिंसक वारदात हो गई, आपने कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा, अभी तक किसी का पता नहीं। लोगों ने कह दिया बाहर से आए थे, आपने मान लिया बाहर से आए थे, किसी को ना नाम पता ना पता मालूम। अब मैं बता, जो आदमी आपने 2 दिन पहले कहा कि पुलिस ने पकड़ लिया शाहरुख नाम का, वो आदमी आज पुलिस बताती कि साहब हमको पता ही नहीं कि कहां चला गया। और फिर आप जब ये कहेंगे बैठकर देश के सामने कि नहीं साहब हम तो बिल्कुल इंसाफ कर देंगे, कोई कैसे यकीन करेगा आप पर? मैं रोहित जी आपको बताता हूं, आपने जेएनयू का जिक्र किया, जेएनयू में क्योंकि आपको सूट करता है इसलिए आप वहां से बताना शुरू करते हैं। मैं इसलिए कि आप केजरीवाल के सिर ठिकाना डाल सकते हैं, ठिकाना नहीं है, वहां से बताना शुरू करते हैं। ये सत्य नहीं है तो आप बताइए मुझे, ये सत्य नहीं है, आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। आप पूरे विषय का निपटारा हो जाएगा, इसको सरकार के साथ जोड़ के, इकोनॉमी के साथ जोड़ के नहीं देखना। ना संबित पात्रा जी, कुछ समय पहले हमने देखा पीएमसी बैंक का इसी तरीके से बंटाधार होते हुए और लोग लाइनों में लगे रहे अपने पैसे निकालने के लिए, जैसे आज यस बैंक के एटीएम के बाहर आधी रात से कतारें लग रही हैं। आपने नारा दिया अच्छे दिन आएंगे, 2014 से आज तक लोग पूछ रहे हैं कि साहब अच्छे दिन कब आएंगे, और अब जब इस तरीके की खबरें हर रोज आ रही हैं और उससे ये कहते हैं कि तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, कैसे आएंगे सर अच्छे दिन? देखिए आपको समझना पड़ेगा, अच्छे दिन तो तब होते हैं ना जब आदमी को आप कहते हैं कि तुमने जो पैसा सरकार के पास रखा है देश की बेहतरी के लिए, उस पर हम तुमको ज्यादा ब्याज देंगे। देखिए आप तो उसमें से भी कटौती कर रहे हैं। जहां तक यस बैंक या पीएमसी बैंक का सवाल है, ये सरकारी बैंक नहीं है, ये प्राइवेट बैंक है। तो इनके अच्छे दिन नहीं आने चाहिए? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं सबके अच्छे दिन आने चाहिए, मगर मैं एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि सरकारी बैंक भी खतरे में है, खाली को ठीक करिए, किसी का पैसा नहीं डूबेगा। ये तो आगे का है सर, पीछे मैं पीएमसी बैंक का बता रहा हूं। इनकी हालत आज ऐसी हुई तो क्यों हुई? वित्त मंत्री कह रही है 2017 से हम देख रहे थे, तो क्या इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि गड्ढे में चला जाए तब हम हाथ बढ़ाएंगे? डॉक्टर पात्रा, 3 वर्षों के अंदर ये केवल अगर यस बैंक का भी केस का अध्ययन कर लेंगे तो 2014 में जो लोन थे उसके मुकाबले 2020 में उन लोन का नंबर कितना बढ़ चुका है, आपको खुद यह एहसास हो जाएगा कि आपकी सरकार आने के बावजूद वो धड़ल्ले से बांटने का काम चलता रहा। अगर आप यही आरोप लगाते हैं जो पहले लगाते हैं कि कांग्रेस का नेता फोन करता था और लोन मिल जाता था, तो आपकी सरकार में कौन फोन कर रहा है? मैं इसका उत्तर